तो सरदार पर मचा है सबसे बड़ा संग्राम। जुबानी जंग हो रही है, तीर चल रहे हैं बयानों के। आखिर क्यों मचा है इतना सारा संग्राम? बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हैं और रामचंद्र जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आलोक मेहता जी, ये जो कहा मोदी ने एक पॉइंट ये कहा भाषण में कि ये जो मूर्ति है इतनी बड़ी, इससे दुनिया को ताकत दिखेगी, लेकिन ताकत तो इससे मोदी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या पीएम बनने का रास्ता साफ हो रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे कई वर्षों से पूरे पीएम बनने की तैयारी कर रहे थे। पार्टी ने अब उनको घोषित किया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, लेकिन 2-3 वर्षों से, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल प्लान बना करके आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई के लिए जाते हैं। और सरदार पटेल के नाम का कहाँ उपयोग हो, गांधी के नाम का कहाँ उपयोग हो, गोलवलकर जी का नाम शायद ज्यादा न लें, लेकिन यह है कि उस तरह से अयोध्या का नाम लेंगे, काशी विश्वनाथ अभी जाने वाले 21 को। तो उस सारे फॉर्मूले के तहत नर्मदा के पानी का जहां तक सवाल है, विवाद जितने वर्षों से रहा है, उनकी भी अपनी सरकार रही, वाजपेयी जी की सरकार रही, तब वो काम तेजी से यदि पूरा करके ही वहां हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि सारे उस पर, और मूर्ति की बात जहां तक है, वो भी इसलिए है कि उससे एक प्रतीकात्मक रूप से लगे कि हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन इसलिए सबसे बड़ा विवाद यही बन रहा है कि 2500 करोड़ रुपया, जिस समय आप बार बार मोदी जी खुद भी कहते हैं कि लोग गरीब हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार गुजरात में भी लोग आरोप लगाते हैं, ऐसे में यदि उस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की बात इस 2500 करोड़ से होती तो शायद उनका कद और खुद का भी ऊंचा होता। जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी हैं। अखिलेश जी, आपने पूरा भाषण सुना, क्या कहेंगे आप? नहीं, पूरा भाषण तो नहीं सुना, अभी आपके स्टूडियो में ही करीब 5-7 मिनट सुना जी। अच्छा है, हम पहले पटेल साहब को प्रणाम करते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता की मूर्ति लगा रहे हैं, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसे नेता की मूर्ति लगा रहे हैं कि जिन्होंने सबसे पहले आरएसएस को ठीक से पहचाना, जिन्होंने सन 48 में गृह मंत्रालय के प्रेस नोट से बता दिया था इन पे बैन लगाने के बाद कि आतंक को बढ़ावा देने वाले ये लोग हैं। रिटर्न प्रेस नोट में एक बात को उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि ये कौन लोग हैं, कैसे खतरनाक इरादों के लोग हैं। और आज जो भी कारण हो, हम उस कारणों में नहीं जाना चाहते जी, क्योंकि बिना किसी कारण बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी भी हैं। सुधांशु जी, सुना आपने, अखिलेश जी कह रहे हैं आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता की मूर्ति लगा दी आपने। ऐसा है, ये पटेल जी को कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, मैं देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। जो सरदार पटेल ने देश को जोड़ा, वो काम किसी राजनीतिक संगठन के लिए नहीं करा, इस देश, इस मातृभूमि के लिए करा। देश आज जो अखंड है, आज जो विशाल रूप है इस देश का, ये सरदार पटेल की मेहनत का और उनकी एकाग्रता का नतीजा है। और इसलिए आज उनके सामने न केवल मैं नमन करता हूं, ये पूरा देश नमन करता है। और ऐसे महान व्यक्तित्व को किसी राजनीतिक संगठन के छोटे दायरे में सीमित करना शायद कांग्रेस को अच्छा लगता हो तो लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, एक राष्ट्र के महान नेता के रूप में देखते हैं और उनका नमन करते हैं। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। देश में देशवासियों को, युवा शक्ति को उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे उन्होंने अपनी एकाग्रता के साथ देश को एक धागे में पिरोया है, कैसे देश की अखंडता के लिए वो खड़े हुए थे। हम उस चीज के लिए नमन करते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि ऐसे व्यक्तित्व को, जिसको कि आज पिछले 65 साल से इस देश ने उनकी याद के साथ न्याय नहीं करा था, आज हमें लगता है कि क्योंकि वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जब आप दोनों ही नमन कर रहे हैं तो घमासान किस बात पर मचा है? अखिलेश जी, मोदी जी ने कहा कि जब गांधी जी का स्मारक बनाया तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और पटेल की मूर्ति के लिए इतना घमासान मचा है। नहीं, मैंने कहा ना, आरएसएस अगर किसी के प्रति कुछ कर रहा है तो वो निस्वार्थ नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, राष्ट्रीयता की बात की, राष्ट्र के इतिहास के बात की अभी हमारे साथी ने, मित्र ने, तो पढ़ लें। कांग्रेस का इतिहास ही देश के जंग आजादी का इतिहास है। अगर इतना ही इन्हें जंग आजादी के इतिहास से लगाव है तो हम अभी आरएसएस की एक्टिविटीज पे नहीं जाना चाहते। ये वही इतिहास, वो इनके पास हालांकि नहीं है, वो थाती इनके पास नहीं है, उनका योगदान, इन लोगों का योगदान भी उसमें नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले तक, आज जो पटेल साहब को लौह पुरुष बता रहे हैं, अभी कुछ ही महीने पहले तक
एक इनके अपने लौह पुरुष हुआ करते थे जो बाजू में बैठे थे और उनको उनसे बड़ा बताते थे। दर्जनों उदाहरण है, दर्जनों इसी पर हम रिएक्शन ले लेते हैं सुधांशु मित्तल जी से भी। लौह पुरुष पहले आडवाणी को माना जाता था आपके बीजेपी में, अब ये लौह पुरुष के जरिए क्या लौह पुरुष बनने की मोदी की कोशिश है? फिर आडवाणी की जगह कहाँ होगी? बदल गए हैं। आज जो है सरदार पटेल का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में उनको नमन करा जा रहा है। उनका व्यक्तित्व जो था वो इतना बड़ा था कि वहां तक पहुंचना तो शायद किसी के लिए संभव ना हो, लेकिन उनके आदर्शों को या उनसे प्रेरणा लेके जो काम वो कर रहे थे, अगर कोई करना चाहे तो क्या वो गलत है? अगर इतिहास से लगाव हम रखना चाहते हैं, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके प्रति हम नमन करना चाहते तो गलत है क्या? क्या उससे सुधांशु जी माफी चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ। सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। जानना चाहेंगे कि ये अचानक से सरदार पटेल की याद आज ही क्यों आ रही है आपकी पार्टी को इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने की बात? आपके नरेंद्र मोदी साहब पिछले 12-13 साल से गुजरात में मुख्यमंत्री हैं, इस दौरान क्यों नहीं याद आई? जब दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली के लिए उनका नाम घोषित किया है पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, तब ये रास्ता अपनाया जा रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सरदार पटेल के नाम पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सुमित जी, आप हिंदुस्तान की जनता को क्या इतना मूर्ख समझते हैं कि कोई अगर खिलवाड़ कर रहा होगा तो जनता बहक जाएगी? अगर तो मैं नहीं समझता हूं तो क्या आपकी पार्टी उनको बहकाना चाहती है? आप लोग समझते हैं, सुमित जी नहीं समझते हैं। सुमित जी हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं। वो आप लोग समझ रहे हैं। सुमित जी, मैं कह लूं कुछ, कोई राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह है और कोई अगर आपको प्रेरित करता है तो उसके बारे में कभी भी नमन करने का या उसकी स्मृति में आप कोई बड़ा काम करने का कभी भी दृढ़ संकल्प लेते हैं तो उसमें कोई गलती है? तो महात्मा गांधी के बारे में क्यों नहीं है? वो महात्मा गांधी वो जो कि गुजरात से आते थे, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं 182 फीट की बन सकती है? सरदार पटेल की क्यों? क्या इसीलिए कि महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं ऐसी उनके साथ इतिहास जुड़ा है संघ परिवार का, जिस वजह से आप लोग उनके नाम से पीछे हटते हैं और सरदार पटेल को आगे लेकर आते हैं? समझिए, शायद आपको भाजपा की मूल फिलॉसफी के बारे में अंदाजा नहीं है। हमारी निष्ठाओं में एक निष्ठा है गांधीयन सोशलिज्म। हम तो गांधी जी के कार्यों के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको महान मानते हैं और उस पे चलने के लिए वचनबद्ध हैं। सुधांशु जी, माफी चाहता हूँ, उन्हीं गांधी जी ने ये तय किया था आजादी के पहले कि प्रधानमंत्री बनेंगे नेहरू और गृह मंत्री बनेंगे सरदार पटेल। उन्हीं गांधी फिलॉसफी को आज आपके मुखिया नरेंद्र मोदी चैलेंज क्यों करते हैं, ये कहते हुए कि पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल बने होते तो देश की सूरत और कुछ और होती? उसी गांधी को आप चैलेंज कर रहे हैं आज। सुमित जी, शायद गांधी जी का दुर्भाग्य यह है कि उनका स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था। अगर गांधी जी बहुत लंबे अरसे तक हमारे बीच रहते तो शायद उनको लगता कि उनका निर्णय जो है वो गलत हो गया होगा। सरदार पटेल ने इस देश मैं बीच में टोक रहा हूं। सुमित, आप हमारे साथ एक मिनट बने रहें। अजय माकन क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, इतना जोर से देकर के बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि अभी तो ये विपक्ष में है और जब ये लोगों के विचारों को की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर इतना तेजी से प्रहार करते हैं तो भगवान ना करे कल अगर किसी समय अगर इनको सत्ता मिल जाए तो उस वक्त ये विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हाल करेंगे, यह हम लोगों की कल्पना से परे। मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, 8 अक्टूबर को एक आर्टिकल हिंदू के अंदर एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, महिला पत्रकार, महिला जर्नलिस्ट, एसोसिएट एडिटर ने एक आर्टिकल हिंदू में लिखा था और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने मुख्यतः 2-3 बातों को तथ्यों के आधार पर साबित किया कि आरएसएस सरदार पटेल को दिए गए वायदे से पीछे हट रही है। उसने तथ्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरएसएस सरदार पटेल को दिए गए वायदों से पीछे हट रही।
उसने तथ्यों के आधार के ऊपर यह साबित किया कि सरदार पटेल का यह मानना था कि 1947 के अंदर देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को दूषित करने में आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने तथ्यों और तर्कों के आधार के ऊपर यह साबित किया। तथ्य और तर्क किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को पसंद नहीं आ सकते, और इसी को तमिल भाषा के अंदर जब इस राष्ट्रीय दैनिक ने अपने तमिल भाषा के अंदर जब ट्रांसलेट करके जब दिया, तो पटेल किसके हैं, कौन है उनका असल सियासी वारिस, इस पर लगातार घमासान मचा हुआ है और इसी पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो संग्राम था आज नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद वो और ज्यादा तेज हो गया है। जहां मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं दोनों ही सियासी दल। बहनों, हमने सबसे पहले गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया, महात्मा गांधी की स्मृति बनाया। लेकिन ये मजे की बात है, हमने जब महात्मा गांधी का मंदिर बनाया और उसका काम अब भी चल रहा है और विश्व के हर व्यक्ति को प्रेरणा दे ऐसा वो स्मारक बनने वाला है, लेकिन उस समय हमको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि मोदी तुम तो बीजेपी वाले हो, गांधी तो कभी बीजेपी में नहीं थे, तुम उनका स्मारक क्यों बना रहे हो? किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जब सरदार साहब की बात आई तो परेशानी क्यों हो रही है? स्टेट का मैंने आपको बताया कि सीआईसी का वहां पे क्या हाल है, वहां गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन का वहां पर क्या हाल है, सीएजी की रिपोर्ट्स वहां पर डिस्कस नहीं होती हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पे सेटअप नहीं होता है, वहां पर मीडिया को विधानसभा के अंदर जाने नहीं दिया जाता है जिस वक्त इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। तो ऐसे समय में आप देश के सामने क्या तस्वीर सरदार पटेल की प्रतिमा को रख करके आप अपने बारे में प्रस्तुत करना चाहते हैं, देश की जनता यह भी आपसे जानना चाहती है। मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग उनके बारे में गंदगी फैला रहे हैं, मानो उन्होंने सुपारी ले रखी हो, तो कांग्रेस ने इसका जवाब देने में देरी नहीं लगाई। कई वर्षों से कह रहे हैं सरदार सरोवर डैम का काम पूरा हो। जब प्रधानमंत्री यहां आए तो हमारे लोग जो जिनका अखबारी खबरों के विचारों का जीना नहीं है, जब तक वो बयान देते नहीं उनके पेट में रोटी नहीं जाती है। ऐसे लोगों ने डैम क्यों पुरानी होता है के सवाल उठाए थे, और कुछ मित्र हैं हमारे जिन्होंने मोदी को समाप्त करने की सुपारी उठाई है। ये लोग पता नहीं क्या क्या गंद फैलाते रहते हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे बड़े दुख से साथ कहना है और मुझे विश्वास है कि मेरा हर शब्द इन दिनों प्रधानमंत्री की टीम सुनती है, उनके बॉस की भी एक टीम सुनती है, इसलिए मेरा हर शब्द वहां सुना जाता होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सरदार सरोवर डैम पर अब गेट लगाने बाकी है, बाकी काम हो चुका है और गेट लगाने के बाद ही सबसे चांदा पानी भरेगा। मैं कई बार प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा साहब ये गेट खड़े करने में हमारे 3 साल जाने वाले हैं, हमें लगाने दीजिए ना, और गेट को बंद करे या न करे उसके लिए कोई सवाल है तो बाद में देखिए, आप बंद मत करने दे, खड़े तो करने दो। तो मुझे कहे मोदी जी आपकी बात तो बहुत समझने की है, अच्छी बात है ये तो। दोबारा मिलता हो तो कहते हैं अच्छा अभी तक नहीं हुआ, 1 साल के बाद फिर मिलता फिर क्या, अच्छा अभी तक नहीं हुआ। अब मैं सुपारी लेने वाली जो बात कही है, या इससे पहले बिहार में उन्होंने जिस तरीके की बात कर दी कि इन सबको साफ कर दें, चुन चुन के साफ कर दें, तो यह भाषा देश के संभावित प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती, और जो खुद बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री और विपक्ष पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनको ये शोभा नहीं देती। इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि ना तो इतिहास का ज्ञान
ना भूगोल का ध्यान, ना मर्यादा का भान। मैंने कहा मर्यादा का भी भान नहीं है। और साथ साथ इसलिए मैंने कहा कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ अभिमान ही अभिमान। तो ऐसे व्यक्ति जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ अभिमान में अपने सरोवर हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक केवल और केवल मर्यादा के भान की उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उसके और नरेंद्र मोदी के भाषण के विश्लेषण के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह है, गवर्नेंस नाउ के एडिटर आलोक मेहता है और साथ ही मेरे सहयोगी दिलीप तिवारी भी हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। एक बड़ा भाषण उन्होंने दिया, सेक्युलरिज्म की बात की, यूनिटी की बात की, वो तमाम बातें जो बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए इसी कसौटी पर नरेंद्र मोदी को भी रखकर देखा जाए, बीजेपी को भी रखकर देखा जाए। आज एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जो ये कहती है कि बीजेपी की रूल स्टेट्स में एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है और इसीलिए एक भी मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद जिस स्टेट से आते हैं 9% से ज्यादा मुस्लिम उस स्टेट से आते हैं और जितने अभी तक इलेक्शन उनकी लीडरशिप में हुए एक बार भी किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला। किस सेक्युलरिज्म की बात नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं? ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा में आता है। सेक्युलरिज्म की परिभाषा आपको बतला देता हूं। The state shall not discriminate on the grounds of sex, caste, creed and religion. तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल कि किसी भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं? अपीसमेंट टू नन। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए जी। पार्टी जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। अरे एक मिनट बोलने दिया अखिलेश जी, उसके बाद जो आप बोलेंगे मैं सुनता रहूंगा। एक बार अपनी स्थिति को साफ कर दूं, फिर जो आप कहेंगे सुनता रहूंगा। हमारा सेक्युलरिज्म है कि हम जात, पंथ, धर्म के नाम पर हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और सबको न्याय देंगे। अब आपने प्रश्न करा कि हमारे यहाँ किसी एक विशेष सांप्रदायिक आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन मियां मुशर्रफ का नारा किसने दिया था सुधांशु जी? पहले बात आपने जो कही मेरे को उसका जवाब देने दीजिए, फिर इसके लिए जवाब देता हूं। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि यहां नागरिक जो हैं उनका चुनाव जो है वो जनता करेगी। अगर आपकी भाषा मानूं तो फिर हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। कहना चाहिए भाई यहां पे इतने मुसलमान होंगे, यहां पे इतने हिंदू होंगे, यहां इतने सिख होंगे, यहां इतने ईसाई होंगे। ये संविधान की ना तो भाषा है ना संविधान की भावना है। तो कृपया इन संकीर्ण राजनीतिक प्रश्नों को तो आज यहां ना उठाइए। अब प्रश्न उठता है, आपने जो कहा कि भाई सांप्रदायिकता और भाजपा, इसमें हमारा क्या दृष्टिकोण है। मैं अभी जो सुन रहा था प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं सिर्फ एक शब्द में कहना चाहता हूं, खिसियानी बिल्ली और खम्मा नोचने चल रही। आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नरेंद्र मोदी ने उठाया, उसने उठाया कि सरदार सरोवर डैम, उसमें गेट लगने हैं, 3 साल का समय लगने वाला है। 1 साल से वहां पे राजनीति हो रही है और बिल्कुल डैम की बात वो कर रहे थे, साथ ही वो लौह पुरुष की ही तर्ज पर देश की अखंडता की बात भी कर रहे थे। सुनिए, मैं वही आने वाला हूं। 1 मिनट। उन्होंने कहा कि जनहित के जो योजनाएं हैं, अगर उसमें श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है तो मुझे श्रेय नहीं चाहिए, आप अपनी पट्टी लगा लीजिएगा, लेकिन जनता के कामों के बीच में आप रुकावट ना बने। गलत कहा या सही कहा? वहां की जनता प्यासी है, उनकी प्यास बुझनी चाहिए। सही है या गलत है? वहां की खेती जो है वो सूखी है। सुधांशु जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। चलिए आलोक मेहता जी के पास जाती हूँ। आलोक जी, आज मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि एक ऐसा सेक्युलर नेता चाहिए, पटेल जी जैसा, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवा दिया। क्या सियासी मायने इस बयान के निकाले जाए? देखिए, बहुत बड़ा अर्थ है। चूंकि आपने यदि ध्यान दिया हो पिछले दिनों, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि जो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बनाने का वायदा करेगा, हम उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता का समर्थन दिलवाएंगे, बने हिंदू जनता का, जो विश्व हिंदू परिषद का नारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही बात कहता रहा। तो आज बहुत चतुराई से नरेंद्र मोदी जी ने इस बात स्पष्ट कर दिया कि देखिए, सोमनाथ का मंदिर जैसे बनाया गया था, उसी सेकुलरिज्म को हम मानते हैं। मतलब ये कि अयोध्या का मंदिर भी बनवाएंगे, बल्कि एक कदम आगे होना चाहिए। संकेत यदि संघ के लोग शायद समझते ये होंगे कि अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों का ही वही काम होगा जो सोमनाथ मंदिर में हुआ। जब उनका सरकार होगी, पूरा भारी बहुमत होगा, एक छत्र राज होगा, तो ये सेकुलरिज्म का मतलब ये है। उसके कई अर्थ हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से वो सेकुलरिज्म है जो संघ द्वारा तय किया गया सेकुलरिज्म है। गांधी और सरदार पटेल का सेकुलरिज्म नहीं है। जो पत्र व्यवहार यदि पढ़ लें
मेरा ख्याल है मोदी जी को उतना समय अभी शायद नहीं मिल पाता होगा, लेकिन कई पुस्तकों में भी छपा और बाकायदा उनके हाथ की चिट्ठियां हैं। यदि उनको पढ़ेंगे तो वो सेकुलरिज्म बहुत भिन्न है जो संघ का जो और इस समय जो दिखाई देता है एजेंडा, उसमें वो सेकुलरिज्म बिल्कुल अलग है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, मोदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा जब हम गांधी के लिए कुछ करते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती, तो फिर पटेल को लेकर आपत्ति क्यों? और सवाल बनता है आपसे, क्योंकि पटेल तो देश की साझा संस्कृति का हिस्सा है, साझा संपत्ति है वो। वही मैंने बार बार कहा कि आज पटेल याद आ रहे हैं। लौह पुरुष बदल गए। आज 6 महीने पहले तक लौह पुरुष इनके कुछ और थे, आज लौह पुरुष इनके कुछ और हो गए। जो हमेशा से लौह पुरुष हैं वो हो गए आज। तो कुछ कहीं स्वार्थ है? नहीं, क्या स्वार्थ नहीं है ये। और वो राजनीति वोट, अब आपको सबको पता है उनके वोट में कुछ एक अपनी जो मंजिल तलाश कर रहे हैं कि इनके सहारे भी मंजिल के कुछ कदम तय कर लिए जाएं। लेकिन ऐसी जनता बेवकूफ नहीं है। बुजुर्गों ने ये बताया है कि अगर कोई प्राणी अपने स्वभाव के विपरीत बहुत झुक के और नम्र भाव से चले तो समझिए कि वो शिकार करने वाला है। तो ये जनता, गांव के आदमी, हर आदमी समझते हैं। तो अब इसका अर्थ लगाते रहिए आप लोग जी। और जो आज ये बातें बता रहे हैं, इस पे बहस करने की जरा सी भी आवश्यकता ही नहीं है कि संघ सांप्रदायिक है कि नहीं है और बीजेपी सांप्रदायिक है कि नहीं है। इन्होंने जो बात कही वो स्टेट के लिए कही। स्टेट में सब बराबर हैं। आप गलत सवाल उनसे कर रहे थी। पार्टी पे वो लागू नहीं होता है। वो इन्होंने कहा ना, स्टेट पे, गवर्नमेंट पे जो पावर में, वो उसके लिए हर जाति धर्म समभाव रखती है। लेकिन पार्टी पे वो बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। किसी अल्पसंख्यक को टिकट दें या न दें, उसे मंत्री बनावे न बनावे, ये वो करते हैं। जो इनका अपना संविधान है उस हिसाब से ये करते हैं। और जब यहाँ से चुनकर कोई आएगा नहीं, कोई टिकट पाएगा नहीं, जीतेगा ही नहीं, तो ये क्या करें जी? ये जड़ समाप्त करते हैं। जी, अखिलेश जी बने रहिए हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी हैं, साथ ही आलोक मेहता साहब है, गवर्नेंस नाउ के एडिटर, और दिलीप तिवारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। पुरुष की लौह प्रतिमा के जरिए पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाने का दावा कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी का रुख करूंगी। दिलीप, आज नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक छुआछूत की बात कही है, उसके क्या मतलब बिल्कुल साफ है, चुनाव की चिंता है। और जिस तरह से सहयोगी दलों की अगर आप बात करें तो सिर्फ शिवसेना और अकाली दल इस वक्त एनडीए के साथ है। कौन साथ आएगा ये सबसे बड़ी चिंता है। जयललिता आएंगी, नवीन पटनायक आएंगे, ममता बनर्जी का रुख क्या होगा भविष्य में, ये देखना होगा। ये सही बात है कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं अगर सहयोगी नहीं तो सत्ता नहीं। तो अगर सहयोगी नहीं तो सत्ता नहीं, सभी को अपनी ओर खींचने की कोशिश। इसीलिए बात की देश की अखंडता की, सेक्युलरिज्म की। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी थे, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह थे, और गवर्नेंस नाउ के एडिटर आलोक मेहता जी भी थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।